नमस्कार साथियों, प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम अपना सेशन पॉलिटी से रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एंड आरए से संबंधित सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, उनका हम अलग से सेशन लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में हम संविधान के निर्माण, संविधान की विशेषता, इसके बाद में हम मूल अधिकार, और नागरिकों के कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमारा सेकंड पोर्शन रहेगा आयोग से संबंधित, क्योंकि आयोग का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसमें हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा आयोग से संबंधित। आयोग के कंप्लीट करने के बाद हम एक सेशन लेंगे मैराथन सेशन। मैराथन सेशन में हम पूरी पॉलिटी में एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जो हमारा लंबा सेशन होएगा कम से कम 2 या 3 घंटे का। इसके बाद में जो भी आरए से संबंधित, रीट से संबंधित, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हमारे जो भी पीवाईक्यू है उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा पॉलिटी को पढ़ने का। पीवाईक्यू हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें एग्जाम का पता चलता है कि एग्जामिनर कैसी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, उसका माइंडसेट पेपर बनाते समय कैसा होता है। एमसीक्यू से हमें यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इनके बाद हमारे पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए पूरे तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक है संविधान से निर्माण से संबंधित। अब हम बेसिकली जानते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान एक बुक होती है जो किसी भी देश के लिए नियम और विनियम बनाती है। और ये बताती है सरकार को कि देश का संचालन कैसे करना है। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, लॉ को डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी सरकार आएगी, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनको काम कैसे करना होगा, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग रहते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो हमारे भारत के लिए या फिर किसी भी देश के लिए एक ऐसी बुक का निर्माण कर दिया जाएगा जिसके बियॉन्ड रहते हुए सरकार काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। तो ये वो बुक है जिसके बाहर हमारी सरकार नहीं जा सकती, सरकार को इसके अंडर रहते हुए ही कार्य करना पड़ेगा। तो संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होगा, संविधान के निर्माण की मांग होगी। तो हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि संविधान सभा के निर्माण की मांग कहां से स्टार्ट होती है। तो संविधान सभा की मांग यानी अगर हमारे भारत के लिए संविधान का निर्माण करना है तो उनका निर्माण कौन करेगा, भारतीय लोग ही करेंगे। क्यों करेंगे, कि भारतीय लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि भारत की कंडीशन क्या है, भारत के लोगों की स्थिति क्या है, उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है और उनके लिए, उनके विकास के लिए कौन से अधिकार उनके लिए उचित होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में संविधान सभा की मांग यानी वो लोग जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे वो कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो इनकी मांग 1885 में बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा की गई स्वराज विधेयक के माध्यम से, यानी स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक महोदय ने स्टार्टिंग में 1895 में
संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में हम देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा पर डिपेंड होगा, यानी जो भारतीय सोचते हैं, जो भारतीय की इच्छा है, जो आकांक्षा है, उसी के अकॉर्डिंग हम भारत का संविधान बनाएंगे। तो ये किसने कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा के अकॉर्डिंग होगा, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था 1922 में। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछे कि पहली वो कौन सी पार्टी है जिसने संविधान सभा की मांग की थी, तो वो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। अगर हम इन्हीं सभी में देखें तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा डायरेक्ट ये मांग नहीं की जा रही है कि इन्हें केवल भारतीय के द्वारा मनाया जाए। इनमें ये मांग है कि एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें भारतीय सदस्य होंगे और वो संविधान का निर्माण करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं नवंबर 1927। नवंबर 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि वो देखे कि भारत की कंडीशन कैसी है, भारत में संविधान लागू हो सकता है क्या हम शक्ति भारतीयों को दे सकते हैं जिससे वो अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकें। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय बॉडी थी और 7 सदस्य अंग्रेज लोग थे, इसलिए सभी पार्टियों ने इनका विरोध किया, काला झंडा दिखाकर इनका विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए गए। ओके, तो हम इसमें देखते हैं साइमन कमीशन भारत का पहुंचा था नवंबर 1927, यानी गठन किया गया था इसका नवंबर 1927 में, और भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? सर साइमन अल्बुस्कर्क इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अब साइमन कमीशन के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया गया, क्योंकि भारतीयों के द्वारा क्या किया गया? भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और साइमन कमीशन ने भारतीयों को चैलेंज किया कि क्या आपके औकात है, आप ऐसा संविधान बना सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपका देश चल सके। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई है? 1928 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, यहाँ पर कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं 1934 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी एमएन रॉय के द्वारा। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि एक ऐसी सदस्यीय बॉडी हो जिसमें सभी भारतीय हो, और ये सभी भारतीय क्या करेंगे? ये सभी भारतीय भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें समझना यह है कि अभी तक जो हमने पहले देखा था वहां पर इस बॉडी की डिमांड नहीं की जा रही थी। इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि एक निश्चित सदस्य संख्या होगी, वो निश्चित सदस्य संख्या क्या करेगी? भारत के संविधान के लिए भारत का संविधान निर्माण करेगी। तो यहां पर पहली बार संविधान सभा की मांग की बात किसके द्वारा की गई है? एमएन रॉय के द्वारा। और वो संविधान सभा कैसी होगी? एक निश्चित सदस्य संख्या होगी, उनको चुना जाएगा और वो क्या करेगी? भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई है, तो वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और 1935 में की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं 1938 1938 में नेहरू घोषणा की गई। और नेहरू घोषणा में क्या किया गया? और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी स्टार्टिंग में नेहरू घोषणा की गई और नेहरू घोषणा में यह कहा गया कि जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा में सदस्यों का चयन कौन करेगा? संविधान सभा में सदस्यों का चयन भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। और उसकी पद्धति क्या होगी? उसकी पद्धति होगी वयस्क मताधिकार के आधार पर। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं इस घोषणा को आगे 1939 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से पेश किया गया और इस घोषणा को आगे 1940 यानी अगस्त 1940 को कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी आगे 1940 में 8 अगस्त 1940 को इस घोषणा को स्वीकार कर लिया गया कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और उसमें वोट कौन करेगा? भारतीय लोग करेंगे। और इसको कब स्वीकार किया गया? इसको 8 अगस्त 1940 को स्वीकार किया गया। इसलिए इस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? अगस्त प्रस्ताव दिया गया। और अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान सभा में रखा गया? लिनलिथगो महोदय के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में हम देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नाम क्रिप्स है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? क्रिप्स ही होंगे। तो पूरा नाम क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा सिफारिश की गई कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। इससे पहले क्या होगा? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। ओके, लेकिन इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना साहब थे। जिन्ना साहब ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने इस मांग को अस्वीकार क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि संविधान सभा पृथक पृथक होनी चाहिए, यानी भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए, जो भारत और पाकिस्तान के लिए अपने अपने क्षेत्र के लिए क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग की इस मांग को किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और कोशिश की गई जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके 2 अन्य सदस्य हैं जो स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर है। यानी ये 3 सदस्यीय बॉडी थी जिसके अध्यक्ष कौन है?
लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्यीय बॉडी थी। इसमें एक अध्यक्ष कौन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य में से एक सदस्य आपको वैसे ही याद है, क्योंकि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, तो आपको ये याद रह जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे सदस्य कौन हैं, एवी अलेक्जेंडर। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया और इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। यानी अगर हम सोचें कि कैबिनेट मिशन लास्ट में कौन सा मिशन है जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, तो वो मिशन कौन सा है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। यानी अगर हम इसमें देखें तो इसमें समुदाय के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया, मुस्लिम वर्ग, सेकंड है सिख वर्ग और थर्ड है सामान्य वर्ग। यानी सीटों का जो आवंटन होगा इन 3 वर्गों के आधार पर ही किया जाएगा। ओके, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और अंततोगत्वा हमारे संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। अब 389 का डिसाइड किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया था कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, 389 होगी। और इनमें से जो 296 सीटें हैं वो कहां से होगी, ब्रिटिश भारत से होगी। अब ब्रिटिश भारत में भी इसके 2 भाग किए गए हैं। इनमें से 292 सीटें होंगी वो गवर्नरों के प्रांतों से होगी और जो 4 सीटें होंगी वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होगी। ओके, अब अगर हम बात करें मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, तो इसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान इसमें शामिल होंगे। आप इसको ABCD से याद रख सकते हैं, ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। और सेकंड इसमें जो 292 सीटें थी वो गवर्नरों के प्रांतों से थी, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, ओडिशा, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। ये 11 क्षेत्र ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत में इंक्लूड थे और गवर्नरों के प्रांत से इनको लिया गया है। 4 आपको बता दिया गया है, मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे ABCD। ओके, डायरेक्ट इनमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि इनमें से कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, और इनमें से कोई 3 एक दे देगा और एक इनमें से ट्रांसफ़र कर देगा जो इसमें से नहीं होगा। तो आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए और इनको ये 11 नाम भी आपको याद ही होने चाहिए। लेकिन मेनली अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, तो स्पेशली आपको याद ही रहने चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के चुनाव से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ले लेते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कौन सी सिफारिशें दी थी। अगर हम कैबिनेट मिशन की सिफारिश देखें तो पहली सिफारिश तो यही थी कि कितने सदस्य होंगे, 389, 389 होंगे। और इनका निर्धारण कैसे किया गया था, इनका निर्धारण किया गया था जनसंख्या के आधार पर। यानी प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट दी जाएगी। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कैबिनेट मिशन से संबंधित
ओनली किसने भाग लिया था? 296 सीटों ने भाग लिया था, यानी ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत के लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। देशी रियासतों ने इनमें भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया और अपने आप को स्वतंत्र रखने का निश्चय किया। इसलिए अगर हमसे पूछे कि चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे, तो चुनाव ओनली 296 सीटों पर ही हुए थे, क्योंकि देशी रियासतों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि चुनाव प्रणाली कैसी थी, प्रत्यक्ष थी या अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष का सीधा अर्थ होता है कि यहां पर जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से वोट नहीं डाला गया है। यहां पर यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनका चुनाव करवाया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 1935 में चुनाव का अधिकार किसे दिया गया था? जो शिक्षा में अव्वल है, जो कर देते हैं, जो मुख्य समुदाय है, उनको ही दिया गया था। जैसे शिक्षा के आधार पर हम देख ले, कर से संबंधित हम कुछ लोगों को देख ले, यानी चुनिंदा लोगों के द्वारा ही यहाँ पर चुनाव में भाग लिया गया था। सभी जनता को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इसलिए हमने चुनाव प्रणाली को कैसे रखा है? अप्रत्यक्ष रखा है। इसके बाद में केवल ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर ही चुनाव हुए, जिस पर हमने अभी चर्चा की है, और देशी रियासतों ने इनका बहिष्कार कर दिया। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव का परिणाम, यानी जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव करवाए गए। और चुनाव का परिणाम क्या रहा? चुनाव के 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, और अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई, जिनमें से 8 क्या है? निर्दलीय है, और बाकी 7 किसी न किसी दल से संबंधित हैं। तो आपको पूछ सकता है कि निर्दलीय से कितने थे? 8, और बाकी किसी न किसी, यानी सभी को 7 दलों को एक एक सीटें प्राप्त हुई है। और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 208, मुस्लिम लीग को 73, और अन्य दलों को 7 सीटें प्राप्त हुई है। अगर इसमें हम देखें समुदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि समुदाय के आधार पर किस वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई है। तो हम फर्स्ट देखते हैं हिंदू समुदाय को। हिंदू समुदाय को 163 सीटें प्राप्त हुई है, 163 सीटें। सेकंड इसमें हम बात करते हैं मुस्लिम वर्ग को 80 सीटें। तीसरा है अनुसूचित जाति 31 सीटें। फोर्थ है अनुसूचित जनजाति, इनको 6 सीटें। भारतीय ईसाई, इनको भी 6 सीटें। सिख समुदाय को 4 सीटें, और आंग्ल भारतीय को 3 सीटें।
और पारसी समुदाय को 3 सीटें। ये आपको क्रम इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीटें किसे प्राप्त हुई है। तो हमें पता है बहुसंख्यक कौन है, हिंदू समाज है, तो यहां पर 163 सीटें इन्हें प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल यह पूछा जाता है कि किस वर्ग के समान सीटें प्राप्त हुई है। तो अगर पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति के समान किस वर्ग को सीटें प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई, यहाँ पे 6 सीटें प्राप्त हुई है। इसी अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि भारतीय ईसाइयों को कितनी सीटें प्राप्त हुई है, 6 सीटें। यानी भारतीय ईसाइयों को और अनुसूचित जनजाति को बराबर सीटें प्राप्त हुई है। सिख समुदाय को 4 सीटें प्राप्त हुई है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पारसी समुदाय के बराबर किस समुदाय को सीटें प्राप्त हुई है, तो पारसी समुदाय के बराबर आंग्ल भारतीयों को सीटें प्राप्त हुई है, जो कितनी है, 3 है। तो आपको ये 6 समुदाय याद रखने हैं कि कौन से वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई है और किस वर्ग को किस वर्ग के अकॉर्डिंग या किस वर्ग को किस वर्ग के बराबर सीटें दी गई है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा एग्जाम में, जो भी बराबर सीटें हैं उनको आप स्पेशली याद रखो। अगर हम इसमें महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व को देखें तो कुल सीटें 15 प्राप्त हुई है महिलाओं को। यानी संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, 15 महिलाओं का इनमें प्रतिनिधित्व था। जिसमें फर्स्ट है अंबु स्वामीनाथन, जो मद्रास प्रांत से हैं और सामान्य वर्ग से बिलोंग करती है। और उसके बाद में एनी मस्करीन त्रावणकोर कोचीन, एकमात्र रियासत से है ये। यानी अगर पूछा जा सकता है कि एकमात्र रियासतों से कौन सी महिला आई है, तो वो है एनी मस्करीन। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत से हैं, एकमात्र मुस्लिम महिला है। उस समय 15 जो महिलाएं हैं उनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है, बेगम एजाज रसूल। उसके बाद में हम देखते हैं दक्षिणायनी वेलायुथन, जो मद्रास से हैं, सामान्य और दलित समुदाय से बिलोंग करती है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं जी दुर्गाबाई, जो मद्रास से हैं और सामान्य से हैं। हंसा मेहता बॉम्बे प्रांत से हैं। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से हैं। लीला रे पश्चिम बंगाल से हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से हैं। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से हैं। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से और सरोजनी नायडू बिहार से। सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत और सामान्य वर्ग से बिलोंग करती है। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो आपको याद रखना है 15 महिलाएं थी। और इनमें से पूछ सकता है कि मुस्लिम महिला कौन सी थी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो वो कौन सी है, बेगम एजाज रसूल। और ये पूछा सकता है कि एकमात्र रियासत से कौन सी महिला थी, तो वह है एनी मस्करीन। ओके, आपको 15 को एक बार रिकॉल कर लेना है, तो आपको याद रह जाएगा कि इनमें से कौन सी महिलाएं थी। तो जनरली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से 3 महिलाएं इन 15 में से शामिल हो जाएगी और एक अन्य नाम दे दिया जाएगा, जिसमें से ये आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो शामिल नहीं है उसको आपको टिक करना है। अगर जनरली आप इसको 3-4 बार देखोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये तो नहीं ही होगी। तो आपको बेसिकली इन पे एक मोटा मोटी रीडिंग देखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, महात्मा गांधी और जिन्ना महोदय ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन वो सदस्य है जो महत्वपूर्ण सदस्य है जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो वो महात्मा गांधी और जिन्ना महोदय ने सदस्यता के लिए भाग नहीं लिया था। प्रथम एंग्लो इंडियन कौन है, फ्रैंक एंथनी। प्रथम पारसी PH मोदी। और तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण संविधान सभा में आगे कंटिन्यू किया या था या नहीं किया था। तो इन्होंने सदस्यता ग्रहण ही नहीं की, तो कंटिन्यू कैसे रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये बाद में सदस्य है, उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। इसके बाद में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इन्होंने पहले
पूर्वी पाकिस्तान से इन्हें चुना गया। पूर्वी बंगाल से। और जो बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान का भाग हो गया। इसके बाद में इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी की पूर्णा सीट दी गई थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले बंगाल से चुनाव उन्होंने लड़ा और उसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान, जो बंगाल है वो कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश का भाग है वहां पे चला गया। इसलिए इन्हें संविधान सभा में स्थान देने के लिए कहां से चुनाव लड़ाया गया था, मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना स्थान से चुनाव लड़ाया गया। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, संविधान की कार्यप्रणाली। अगर हम संविधान की कार्यप्रणाली की बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो हमने परंपरा फ्रांस से ली है, यानी जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है संविधान सभा में उसको अध्यक्ष बना गया है टेम्परेरी रूप से। कौन थे वो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और उसकी अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा महोदय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके बाद में दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को, लेकिन 10 दिसंबर 1946 को कोई कार्य नहीं किया जाता है। उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि स्थायी सदस्य किसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए प्रस्ताव पेश किए गए और नेक्स्ट बैठक जो 10 दिसंबर की थी। अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक की। जनरली ये पूछा जाता है कि दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक को 11 दिसंबर 1946 समझ लिया जाता है, लेकिन नहीं, 11 दिसंबर से पहले एक बैठक हुई थी 10 दिसंबर को, जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था। उसमें यह देखना था कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाएगा। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ओके, यानी तीसरी बैठक की हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है, इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मीनिंग यह था कि हम जो संविधान निर्माण कर रहे हैं वो हमारे घर की तरह है। अब जब हम अपना घर बना रहे हैं तो हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि हमारे घर में हमारे घर का रोड मैप कैसा होगा। जब हम अपने घर का रोड मैप बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल यूज करेंगे। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि हम किस किस मुख्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य था कि भारत के संविधान का चरित्र क्या होगा, हम कौन से पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव सेम वही है जो हमारी प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना का अधिकांश भाग हमने कहाँ से लिया है, उद्देश्य प्रस्ताव से लिया है। जब हम प्रस्तावना अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में वो कौन से 8 अध्याय हैं जिन्हें हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया।
इसके बाद में इसे कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसको इतना समय कैसे लगा? क्योंकि आपको पता है कि जिन्ना महोदय ने, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में बैठने से इनकार कर दिया, और जब हम अपने घर का निर्माण कर रहे हैं और उसमें इन पहलुओं को शामिल कर रहे हैं तो इन पर राय लेना ज़रूरी है कि हम इनमें कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। इसलिए इतने दिन जिन्ना महोदय का वेट किया गया कि वो क्या पता संविधान सभा में शामिल हो जाए, लास्ट तक वो शामिल नहीं हुए। इसलिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले हम माउंटबेटन योजना को समझते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू हुई। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये वो अधिनियम है जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता देनी थी, यानी अब ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन नहीं करेगी, ये यहाँ से चली जाएगी। और भारत के लिए नियम कौन बनाएगा? भारत के लिए नियम विनियम संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को शक्ति दी गई। और संविधान सभा को कौन सी शक्ति दी गई? संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय का अर्थ होता है कि एक ऐसी संस्था जिस पर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी का नियंत्रण नहीं होगा। बेसिकली इसका मीनिंग है कि इस पर अब अंग्रेज सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये यानी हमारी संविधान सभा अब हमारी संविधान सभा अब भारत के लिए नियम कायदे कानून बना सकती है और जो भी पहले से नियम लागू थे उन्हें हटा भी सकती है। तो इसमें 3 कार्य सौंपे गए हैं, 3 चेंज किए गए हैं हमारे भारत के अंदर। तो पहला चेंज है कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया है जिससे भारत अपने क्षेत्र में कोई भी कानून, कोई नियम बना सकता है। ओके, इसके बाद में हम सेकंड समझते हैं। सेकंड, संविधान सभा को 2 कार्य दिए गए। संविधान सभा का बेसिकली कार्य था संविधान का निर्माण। और हम सेकंड कार्य पर देखें तो भारत में सामान्य कानूनों को लागू करना। यानी हम देखते हैं कि संविधान सभा का कार्य क्या है? संविधान सभा का कार्य है संविधान का निर्माण करना। लेकिन अब अंग्रेज बाहर से चले गए हैं तो देश में कानूनों को लागू करने का काम किसे दिया गया? संविधान सभा को दिया गया। और जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता था तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जब यह कार्य कानून लागू करने का होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जीवी मावलंकर महोदय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।
और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी कानून लागू करने से संबंधित विधायिका की पहली बैठक कब होती है? 17 नवंबर 1947 को। और इसकी बैठक आपको पता ही है, संविधान निर्माण की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। जब कार्य की बात आती है तो संविधान निर्माण का जब कार्य किया जाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और विधायिका का बेसिकली काम होता है कि जब अंग्रेज सरकार चली गई है तो भारत में कानून को लागू करने का काम कौन करेगा? उसे करेगा संविधान सभा ही, यानी विधायिका। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जेवी मावलंकर करेंगे। और इसकी पहली बैठक कब हुई? 17 नवंबर 1947 को इसकी पहली बैठक होती है। और तीसरा इसमें चेंज किया गया। तीसरे चेंज को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। उनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। अगर इसमें से मुस्लिम लीग यानी जिन्ना महोदय अलग हो गए हैं तो इसमें यानी टोटल सदस्यों में से भारत के लिए 299 सदस्य शेष रहे हैं। ओके, यानी बाकी अगर मुस्लिम लीग ने इनमें से अपना स्थान वापस ले लिया है, सीटें अपनी वापस ले लिया है, सदस्यता वापस ले लिया, तो इसमें कितने सदस्य रहे थे भारत के लिए? 299 सदस्य। अगर हम 296 सदस्यों की बात करें जिनमें से ब्रिटिश प्रांत से थे तो इनमें से 229 सदस्य भारत में रहे। और देसी रियासतों की बात करें तो 17 सदस्य देसी रियासतों से शेष रहे। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। 389 सदस्य कैबिनेट मिशन के द्वारा स्थापित किए गए, यानी भारत के संविधान के निर्माण के लिए कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जिनमें हमने देखा था कि 292 सदस्य कहाँ से होंगे? जहाँ पर क्या होगा? गवर्नर का आधिपत्य है। और 4 जहाँ पर चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त का आधिपत्य है, जो 4 क्षेत्र है ABCD, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसके बाद में हमने देखा था 93 देसी रियासतें। देसी रियासतों को कितनी सीटें दी गई हैं? 93। उनमें से माउंटबेटन योजना के बाद सेंस कितनी बचती है? 17 सीटें भारत के लिए यानी देसी रियासतों से भारत के लिए और 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत से। तो टोटल कितने बची है सेंस? 299 सीटें। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो संविधान सभा की समितियां, अब समितियां क्यों हमारे लिए जरूरी होती है? जब हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए समितियों का निर्माण किया गया और समितियों को स्पेशल कार्य दिए गए। यानी अगर हम देखें कोई भी स्पेशल काम करना है तो ये समिति करेंगे, इसमें इतने सदस्य होंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र का काम करके संविधान सभा के पटल पर रखेगी। इससे क्या होगा? कार्य आसान होगा और जल्दी होगा, इसीलिए समितियों का गठन किया जाता है। जैसे हम प्रेजेंट में अगर हम भारत के संविधान में हमारी संसद की बात करें, वहाँ पर स्थायी समितियाँ होती है, अस्थायी समितियाँ होती है, प्राक्कलन समितियाँ होती है, लोक लेखा समिति होती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कार्य को जल्दी करना, यानी सभी कार्य संसद के द्वारा यानी MPs सांसद के द्वारा नहीं किया जाता, MLA के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि संसद में बैठकर ऐसे कार्य किए जाएंगे तो वहाँ पर कार्य में क्षमता नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर दोनों पार्टियों को सुनना होता है और विवाद ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए क्या किया जाता है? समिति का गठन किया जाता है, जिससे समिति उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करे और उस चर्चा विचर्चा के बाद में अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेगी? संसद के पास पेश करेगी और संसद जिन भी मुद्दों पर विवाद होगा उन मुद्दों पर चर्चा करेगी और उसे पास कर देगी। इसी तरह समितियों का गठन संविधान सभा में भी किया गया। तो इनमें हम देखते हैं कि मेजर समितियां कौन सी है? तो मेजर समितियां कितनी हैं? 8 समितियां हैं जो बड़ी समितियां हैं और 13 छोटी समितियां हैं। अब हम बड़ी समितियों पर विचार करते हैं। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल महोदय इसके अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति, सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, यानी ये परामर्शदात्री समिति है, सलाहकारी समिति है, और इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल महोदय है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने के लिए, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इनको याद ऐसे रखना है, संघ से संबंधित, यानी संघ होगा यानी केंद्र होगा, तो केंद्र में किसका आधिपत्य होगा? पीएम महोदय का। और उस समय पीएम कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जहां पर भी संघ होगा तो वहां उनके अध्यक्षता कौन करेंगे? उनकी अध्यक्षता नेहरू जी करेंगे। तो यहां पर आए संघ, संघ की अध्यक्षता कौन करे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति को आप ऐसे रख सकते हो कि पटेल महोदय के द्वारा ही विभिन्न प्रांतों में उन्होंने दौरा किया और भारत के एकीकरण का काम किया। यानी हम देखेंगे कि भारत के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? पटेल महोदय को। उन्होंने विभिन्न प्रांतों में जाकर, वहाँ के रियासतों में जाकर क्या किया? उनसे बातचीत की, उनको कन्विंस किया और भारत में शामिल किया। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल है। प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो 7 सदस्यीय समिति है। और इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति, यानी ये 4 समितियां हैं, इनकी बाद में उप समितियां हैं। इनकी क्या है? उप समितियां। ये उप समितियां किसे रिपोर्ट देगी? ये उप समितियां रिपोर्ट देगी सरदार पटेल को। यानी ये जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो भी समिति है, उनके अध्यक्ष पटेल महोदय है। और ये जो भी उप समितियां हैं वो किनको रिपोर्ट देगी? सरदार पटेल महोदय को रिपोर्ट देगी। और उनके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। इसके बाद में हम देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति, यानी हम देखते हैं जनरली अपनी संविधान सभा को, अपने संसद को, तो यहाँ पर कौन बैठता है? यहाँ पे पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, बाकी सदस्य यहाँ पर बैठते हैं। तो पीठासीन अधिकारी का कार्य क्या होता है? नियम को बनाना, प्रक्रिया को संचालित करना, यहाँ पर इनको कंट्रोल करना कि सभी अनुशासन बना के रखे, किसको कितना बोलना है। ये जो टाइम का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा, यानी अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, सभापति महोदय के द्वारा किया जाता है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया से संबंधित जो भी नियम बनाने हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय करेंगे। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता करने के लिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नेहरू जी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित सही तरीके से विवाद को सुलझाया नहीं, वरना जम्मू कश्मीर में इतना डिस्प्यूट नहीं होता। ओके, उन कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है जो सही नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि राज्यों से समझौता करने के लिए, तो राज्यों से समझौता करने के लिए कौन इसके अध्यक्ष होंगे? जवाहरलाल नेहरू। आप जम्मू एंड कश्मीर को याद करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं। विवाद अपनी जगह है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको रिकॉल करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद में संचालन समिति, वही बात है कि अगर संसद का संचालन करना है तो उसका संचालन कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि एक उप समिति यानी छोटी समितियों में कार्य संचालन समिति से संबंधित बात करें तो वहां पर इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। कार्य संचालन संबंधी से संबंधित इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सीधी संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी 8 बड़ी समितियां थी जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की है और आपको याद कैसे रखना है इनके बारे में भी आपको बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति पर हम नेक्स्ट सेक्शन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।